श्री मीनाक्षी गोयल, प्रादेशिक कावा। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता मिस हिमा मल, फाउंडर एंड गाइडेंस कैरियर काउंसलर, सभी जोनल हेड्स, सीईसी मेंबर्स, वेबएक्स के माध्यम से जुड़ी सभी आरसी कावा हेड्स, फेसबुक तथा यूट्यूब के माध्यम से जुड़े सभी सीआरपीएफ के अधिकारीगण एवं समस्त कावा परिवार का मैं स्मिता पॉली, मानद सचिव कावा सीआरपीएफ महानिर्देशक से आज के कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। आज के वेबिनार का विषय है कैरियर काउंसलिंग, जो आज के समय में बच्चों के लिए सबसे जरूरी है। उनके भविष्य के बेहतर निर्माण हेतु एक सही जानकारी आज हम इस संवाद के माध्यम से साझा करने जा रहा है। इस विषय का चर्चा के लिए आज हमारे बीच उपस्थित है मिस हिमा मल, फाउंडर, गाइडर एंड कैरियर काउंसलर। मैं आज के कार्यक्रम के कीनोट स्पीकर की परिचय आप सभी को समक्ष रखने के लिए एवं कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए श्रीमती मधुलिका श्रीवास्तव को आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार। आदरणीय श्रीमती मीनाक्षी गोयल, उपाध्यक्ष कावा, श्रीमती हिमा मल, फाउंडर एंड गाइडेंस काउंसलर, उनकी टीम, सभी जोनल हेड्स, सीएसी मेंबर्स, वेबएक्स के माध्यम से जुड़ी हुई सब आरसीडब्ल्यूए हेड्स, फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हुए सीआरपीएफ के अधिकारीगण एवं समस्त कावा परिवार का मैं मधुलिका श्रीवास्तव, कोऑर्डिनेटर एंड सीसी मेंबर, महानिदेशालय से आज के कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जैसे कि विदित है कि आज के वेबिनार में हम कैरियर काउंसलिंग पर वार्ता करेंगे। कहा जाता है, गुरु गोविंद दो खरे काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। आज के संदर्भ में यह दोहा उपयुक्त है। हमें अपने लक्ष्य पर पहुंचने के लिए क्या रास्ता चुनना है, इस विषय पर हमें मार्गदर्शित करेंगी श्रीमती हिमा मल। उनका एक संक्षिप्त परिचय। हिमा मल जी फाउंडर ऑफ इकागाई और गाइडेंस काउंसलर हैं, जिन्होंने 20 से अधिक वर्षों तक हाई स्कूल के छात्रों के साथ काम किया है। शिक्षा के क्षेत्र में 20 साल के अनुभव के साथ श्रीमती हिमा मल ने कई छात्रों को वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज में दाखिला दिलाने में मदद की है। श्रीमती मल को देश की टॉप 10 प्रमुख महिला काउंसलर में से एक के रूप में पहचाना गया है और उन्हें सिलिकॉन इंडिया के 24 अप्रैल के अंक में कवर स्टोरी में दिखाया गया है। उन्होंने फिनलैंड, यूके, यूएस, जापान, जर्मनी, स्पेन और सिंगापुर जैसे देशों में कई अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है, जिससे उनकी वैश्विक शिक्षा प्रणालियों का अच्छा ज्ञान है। पिछले 10 सालों में उन्होंने विदेश में पढ़ाई पर ध्यान दिया है और छात्रों की प्रोफाइल को सुधारने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिया है। हम आज श्रीमती हिमा मल के साथ होने पर उत्साहित महसूस कर रहे हैं और उनके द्वारा दी जाने वाली महत्वपूर्ण जानकारियों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और आगे कुछ कहे बिना अब मैं माइक श्रीमती हिमा मल को देती हूँ। प्लीज वेलकम हिमा मल। नमस्ते and welcome to सम्मानित CWA वाइस प्रेसिडेंट जी मिस श्रीमती मीनाक्षी गोयल, सभी उपस्थित CEC सदस्य और वेबिनार से जुड़े इस कावा के सभी सदस्यगण, मैं आप सभी का इस एजुकेशनल काउंसलिंग सेशन में अभिनंदन करती हूँ। यह सत्र हमारे विश्व की सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स CRPF कर्मियों के बच्चों के एजुकेशनल फ्यूचर को मार्गदर्शन करने के लिए आयोजित किया जा रहा है। शिक्षा ही वह साधन है जो हमारे बच्चों को सशक्त और आत्मनिर्भर बना सकती है और इसी दृष्टिकोण से आज ये कार्यक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं हिमा मल, फाउंडर और गाइडेंस काउंसलर हूँ इकिगाई एजुकेशन सर्विसेज की। एक बार फिर आप सबका बहुत स्वागत करती हूँ और कोशिश करूंगी कि मैं आपको यहाँ से कम 1 या 2 वैल्यूएबल पॉइंट्स जो आप घर ले जा सकें अपने बच्चों के लिए, सब लोग को दे सकूं। अब इकिगाई क्या है? इकिगाई स्पेशलाइज करता है बच्चों को हेल्प करने में, उनकी करियर डायरेक्शन देने में, डिफाइनिंग अ पाथ फॉर देम, प्रोफाइल किसे कहते हैं और प्रोफाइल बनाते कैसे हैं और टॉप यूनिवर्सिटीज का ड्रीम कैसे रखते हैं, चाहे वो इंडिया में हो चाहे वो अब्रॉड हो।
So Ikigai empowers high school students to secure admissions into top universities worldwide, पूरी दुनिया में, और हम ये कोशिश करते हैं कि जो उनका पोटेंशियल है हम उसको अनलॉक करने में मदद करें। हम अपने स्टेप्स को, हम जो काम करते हैं उसको हम 4 स्टेप्स में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 इज एक्सप्लोर, मतलब फाइंड आउट करो कि आप कौन हो, क्या चाहते हो, आपके गोल क्या हैं, आपके ड्रीम क्या हैं। नंबर 2 आइडेंटिफाई करना कि मुझे क्या पसंद आ रहा है। नंबर 3 उसको लेने में, उसको पोजेस करने में प्लान करना। नंबर 4 अकम्प्लिश करना। अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो एक्सप्लोर, आइडेंटिफाई, प्लान एंड अकम्प्लिश, ये 4 स्टेप्स अगर आप लाइफ में कोई भी डिसीजन लेना चाहते हैं तो यही 4 स्टेप्स लेते हैं। एज हम आगे बढ़ते हैं, एज वी मूव फॉरवर्ड, मैं ड्यूअल लैंग्वेज का इस्तेमाल करूंगी, हिंदी एंड इंग्लिश। मेरी हिंदी बहुत सिंपल होने वाली है बिकॉज मैं बहुत ज्यादा डीप हिंदी नहीं बोलती हूँ, तो आई एम गोइंग टू यूज अ ड्यूअल लैंग्वेज। पर्पस समझाने में आई ट्राई माई बेस्ट, बाकी जो मुझसे मिल सकेगा आई विल ट्राई टू डू माई बेस्ट। ओके, नाउ लेट अस बिगिन। सो आप सब लोग ये स्लाइड देख पा रहे हैं? अगर सीआरपीएफ की फैमिलीज जो हमारे साथ हैं वो ये सब स्लाइड देख पा रही हैं? एंड मुझे नहीं पता वहां पे सिस्टम है थम्स अप देने का। स्टूडेंट्स अगर आप मुझे देख पा रहे हैं तो आप थम्स अप दे सकते हैं। पेरेंट्स अगर आप मुझे देख पा रहे हैं तो आप बता सकते हैं, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ये समझाना चाहूंगी कि होती क्या है प्रोफाइल। सो प्रोफाइल होती है, जैसे कि अभी मेरे बारे में मिसेस श्रीवास्तव ने बताया कि मैंने यहाँ से ये पढ़ाई करी है, ये कोर्सेज करे हैं, मुझे ये अवार्ड मिला है कि मैं टॉप वुमेन काउंसलर हूँ, मैंने सर्टिफिकेशन करी है फिनलैंड से, मैं इकोनॉमिक्स मास्टर्स हूँ, मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ सैन डिएगो में मान लीजिए प्रोजेक्ट किया है, या मैंने जो कुछ भी किया है ये है मेरी प्रोफाइल। ये इसको कहते हैं प्रोफाइल। तो अब एक बच्चे की प्रोफाइल क्या होती है? बच्चे की प्रोफाइल होती है उसके अवार्ड्स, उसकी एक्टिविटीज, जो रिफ्लेक्ट करती है कि वो क्या करना चाहता है। यानी कि आपकी प्रोफाइल विल डेमोन्स्ट्रेट योर इंटरेस्ट, योर पैशन, योर हॉबीज। तो अब समझ लेते हैं कि एक्टिविटी, अवार्ड और हॉबीज में फर्क क्या होता है। तो जब मैं कोई भी चीज एज अ हॉबी करती हूँ, मान लीजिए कि मैं बहुत अच्छी पेंटिंग करती हूँ, या बहुत अच्छा म्यूजिक बजाती हूँ, या मुझे पियानो पसंद है, तो जब मैं पियानो को घर में रोज शाम को बैठ के बजाती हूँ, उस पर गाने सुनाती हूँ अपनी फैमिली को, तो वो होती है मेरी हॉबी। जब मैं पियानो के ट्रिनिटी स्कूल से या किसी और संस्था से या किसी ऑर्गेनाइजेशन से एक सर्टिफिकेशन लेती हूँ, उसमें पढ़ाई करती हूँ, उसमें मुझे एक सर्टिफिकेशन मिलता है कि मैंने पियानो इस लेवल तक सीखा है, वो बन जाती है आपकी एक्टिविटी। सो हॉबी, एक्टिविटी। अब जब मैं पार्टिसिपेशन करने जाती हूँ, मैं वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस में जाती हूँ या मैं किसी कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेती हूँ और मुझे अवार्ड्स मिलते हैं, वो बन जाता है अवार्ड। हॉबी, एक्टिविटी, अवार्ड। सो आप जितने ज्यादा अपनी लाइफ में अवार्ड्स लेंगे, जितनी ज्यादा आपकी एक्टिविटीज फाइन ट्यून होंगी, मतलब जितनी ज्यादा आप नैरो कर पाएंगे कि ये 4 चीजें मुझे पसंद हैं, आपकी प्रोफाइल उतनी बेहतर बनती जाएगी। अब अगर आप चाहते हैं कि आपको ये, आप एडमिशन कमेटी पे बहुत अच्छा इंप्रेशन छोड़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं बहुत अच्छा लगूं, बहुत अच्छी लगूं, और मेरे पे स्पॉटलाइट हो, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, तो प्लीज रिमेंबर प्रोफाइल 2 तरह से बनती है, एक इनसाइड द क्लासरूम और एक आउटसाइड द क्लासरूम, जिसको हम कहते हैं लर्निंग आउटसाइड द क्लासरूम। सो प्लीज याद रखें पेरेंट्स एंड बच्चे हियर, प्रोफाइल में 2 काम होते हैं। एक काम जो आप स्कूल के अम्ब्रेला के अंदर करते हैं, और वो काम, दूसरे काम होते हैं लर्निंग आउटसाइड द क्लासरूम। लर्निंग आउटसाइड द क्लासरूम का मतलब है वो सब काम, वो सब वर्क ऑन योर प्रोफाइल दैट जो आपको करना है खुद से आगे बढ़ के। इसमें आपको कोई स्कूल हेल्प नहीं करता है। ये क्या होते हैं, कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं, अवार्ड्स हैं, ऑनर्स हैं, मैं ऐसे एज वी मूव फॉरवर्ड आई टेल यू। This will move. ओके, सो कोई बात नहीं। हर कॉलेज, कंट्री और कोर्स की डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है, चाहे आप वो इंडिया में हो, चाहे आप वो बाहर हो। सो अगर आप ना 8th 9th से बैठ के सोचना शुरू कर देंगे
कि मुझे क्या पसंद है, उसकी टेक्निक भी मैं आगे बताऊंगी आपको, कैसे डिफाइन करना है सेल्फ डिस्कवरी और इंटरेस्ट आइडेंटिफिकेशन। बट अभी के लिए आप ये समझिए कि हर कॉलेज, हर कंट्री और हर कोर्स की रिक्वायरमेंट अलग होती है। किसी कॉलेज को बहुत हाई जीपीए चाहिए होता है, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए होती है, कोई एंट्रेंस टेस्ट चाहिए होते हैं, पर्सनल पोर्टफोलियोज चाहिए होते हैं और इंटरव्यूज भी होती हैं। किसी किसी कोर्स के लिए आपको प्री रिक्विजिट है कि आपको कुछ तरह का काम करा होना चाहिए, आपको उस तरह की नॉलेज होनी चाहिए, आपके उसमें कुछ स्किल्स होनी चाहिए। जैसे अगर आप आईआईटी देते हैं, या आप स्टैनफोर्ड जाते हैं, या आप ऑक्सफोर्ड जाना चाहते हैं, या आप टोरंटो जाना चाहते हैं, या आप कोई भी टॉप 20, टॉप 50, टॉप 100, टॉप 500 या किसी भी तरह की यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, ये फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है, अपनी रिसर्च करना बहुत जरूरी है पेरेंट्स यहाँ पर, कि उस यूनिवर्सिटी में जाने के लिए रिक्वायर्ड क्या है। और बहुत बहुत जरूरी है ये पता करना कि उस यूनिवर्सिटी में जिसमें आप अपने बच्चे के लिए ड्रीम बनाते हैं, क्या आपका बच्चा वहां पहुंच सकता है। जो हमारा इकिगाई नाम है, ये इकिगाई नाम का मतलब है हैप्पीनेस, हैप्पी लिविंग। तो मैं आपको प्लीज बहुत बहुत ज्यादा यहाँ पर रिक्वेस्ट करूंगी कि सिर्फ कंपटीशन और प्योर बिकॉज वो आईआईटी है, स्टैनफोर्ड है, यूसीएलए है, या हार्वर्ड है, या ऑक्सफोर्ड है, या इंपीरियल है, या जो भी नाम आप सिंगापुर की या कहीं की भी टॉप यूनिवर्सिटी के लिए ले, या इंडिया या अब्रॉड। मैं बार बार अब्रॉड पे इसलिए आ जाती हूँ क्योंकि मैं जब प्रोफाइल बनवाती हूँ तो लार्जली मैं फॉरेन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन में हेल्प करती हूँ। वो इसलिए कि इंडिया में जो प्रोफाइल है वो अभी अभी तक बहुत ज्यादा ओवरऑल प्रोफाइल रिक्वायर्ड नहीं होती बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में। वहां पर स्पेसिफिक टेस्ट चाहिए होते हैं, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है जो हर कॉलेज के हिसाब से अलग अलग होती है। इसीलिए मैं बहुत जेनेरिक बात आपको बता रही हूँ, ये बहुत जरूरी है रिसर्च करना टू फाइंड आउट कि आपकी एप्लीकेशन मीट करती है उस स्पेसिफिक एंट्री रिक्वायरमेंट को। इसको आप लिख सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं इस बात को। तो इसके लिए स्टूडेंट्स आपको 8th-9th क्लास से रिसर्च करनी शुरू करनी चाहिए। इसके लिए आपको ये देखना चाहिए कि मैं किस चीज के लिए बना हूं। तो अब आगे आते हैं इस बात पे। मैं आपको एक टेक्निक देने वाली हूँ आज, उसको कहते हैं सेल्फ डिस्कवरी एंड इंटरेस्ट आइडेंटिफिकेशन। अगर मेरे साथ जो भी पेरेंट्स यहाँ जुड़े हुए हैं, स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, अगर आपके पास एक पेन एंड पेपर है तो आप प्लीज प्लीज बैठकर जरा ये एक्टिविटी करें। और यहाँ भी जो मेरे पास बहुत सारे फ्रेंड्स एंड फैमिली बैठे हैं, आप भी अपने बच्चों के साथ प्लीज जाकर ये एक्टिविटी करें। सबसे पहले आप एक लिस्ट बनाएं, और अगर आप अपने लिए करेंगे ना तो मैं गारंटी देती हूँ आपके लिए भी ये सही निकलेगा, आप सबके लिए भी। ये आप एक लिस्ट बनाएं जो चीजें आपको बहुत प्यारी लगती हैं करनी, बहुत अच्छी लगती हैं आपको करनी, थिंग्स दैट यू लव डूइंग। आप एक लिस्ट बनाएं उसकी। मान लीजिए आपको बातें करना पसंद है, मान लीजिए आपको ट्रैवल पसंद है, मान लीजिए आपको मैथ पसंद है, मान लीजिए इंग्लिश राइटिंग पसंद है, आपको पोम्स पसंद है, आपको खेलना पसंद है, आपको अलग अलग यूट्यूब पे जाके काम करना पसंद है। जो भी आपको पसंद है आपको लिख लीजिए, एक लिस्ट बनाइए। ऑल दोस्त जो मुझे देख रहे हैं यहाँ पर, प्लीज एक लिस्ट बनाइए, थिंग्स दैट यू लव, जो आपको चीजों से करने से प्यार है, फर्स्ट कॉलम। सेकंड, हम आपको खुद को डिस्कवर कर रहे हैं, सो प्लीज बड़े आराम से प्लेफुली इस चीज एक्टिविटी को करिए। आप खुद को डिस्कवर कर रहे हैं, किसी और को नहीं कर रहे हैं। और मैं आपको एक और बात बता दूं, यहाँ पर जितने भी मेरे साथ पेरेंट्स जुड़े हुए हैं, 42 to 47% अकॉर्डिंग टू अ सर्वे रिपोर्ट सेज के 42 और 47% ऑफ पीपल हु गो इनटू कॉलेज, ध्यान से सुनिएगा, फील दे आर इनटू अ रॉन्ग डिग्री। वो कुछ और करना चाहते थे जिंदगी में। सो हमारे बच्चों के साथ ना हो ये, हम एडजस्ट कर लेते हैं, वी आर ऑल वेरी एडजस्टिंग पीपल, हम एडजस्ट कर लेते हैं, हम कहते हैं नहीं लाइफ अच्छी तो चल रही है, ये सब हो ही रहा है, बट अंदर ही अंदर हम कुछ और करना चाहते थे। तो शायद हमारे साथ हमारी स्कूल टीचर ने ये वाली एक्टिविटी नहीं कराई, तो अभी हम ये एक्टिविटी कर लेते हैं अपने बच्चों के लिए। सो व्हाट डू यू लव। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में लिखिए व्हाट आर यू गुड एट। सो मान लीजिए मुझे मास्टर शेफ देखना बहुत पसंद है, ठीक है, but I'm a bad cook. So can I be a chef? Can be my career? No, it cannot be. So यानी कि वो मेरी एक हॉबी ही रह जाएगा, उसको सिर्फ मैं देखूंगी और उसको एंजॉय करूंगी। What I love, what I'm good at. जो कॉमन चीजें आती हैं आपकी, उसको सर्कल करिए और बाकियों को क्रॉस कर दीजिए, ठीक है। समझ आ गया सबको। अगर आपके यहाँ पे कोई इमोटिकॉन्स या इमोशंस दिखाने का कुछ सिस्टम होता है तो आप प्लीज
थम्स अप दे सकते हैं बाद में। नाउ मैं बहुत अच्छी हूँ क्रिकेट में, मुझे बहुत पसंद है क्रिकेट और मैं बहुत अच्छा खेलती हूँ क्रिकेट, सो आई लव एंड आई एम गुड एट, दोनों चीजें ठीक हो। जब मैं क्रिकेट खेलने जाती हूँ, जब मैं खेलती हूँ बाहर मैदान में क्रिकेट, व्हेन आई गो आउट टू प्ले क्रिकेट, मेरा सिर दर्द होने लग जाता है 2 से 3 घंटे के बाद। क्या मैं क्रिकेटर बन सकती हूँ? द आंसर इज नो बेबी, क्योंकि मेरा डीएनए, मेरा स्किल, मेरी पर्सनालिटी, मेरी एप्टीट्यूड तो है, बट मेरी पर्सनालिटी और एबिलिटी में नहीं है, मेरे अंदर नहीं है कि मैं मैदान में बहुत घंटे भाग सकूं, जो भी कारण। हेंस क्या पसंद है बहुत अच्छे से, किससे मुझे प्यार है, क्या चीजें करने से, क्या चीजें मैं अच्छी हूँ। आप जा सकते हैं अपने फ्रेंड्स के पास, आप जाइए अपनी फैमिली के पास, अपने टीचर्स के पास, अपने रिलेटिव्स के पास, उनसे पूछिए, आप बताएं आपके हिसाब से मैं किन चीजों में अच्छी हूँ, इससे आपको और बारीकी से डायरेक्शन मिलेगी। अब आपको फिर आइडेंटिफाई करना है कि मेरा स्किल और इंटरेस्ट क्या है। जैसे कि मैंने आपको क्रिकेट का एग्जांपल दिया, वो चीजें काट दीजिए जो आपको लगता है कि मैं कभी कभी करती हूँ, मुझे अच्छी तो लगती हैं, मैं बनाती भी हूँ, बट एक्चुअली उसमें एफर्ट मैंने कोई किया नहीं है, मैं उस डायरेक्शन में बहुत ज्यादा कोई काम नहीं करती हूँ। मैं जब वो काम करती हूँ तो ऐसा नहीं है कि समय रुक जाता है और टाइम लूज होगा, ट्रैक खत्म हो जाता है और मैं जस्ट उसमें डूब जाती हूँ या डूब जाता हूँ, then that possibly is not something that you love। उससे वो चीज वो नहीं है जो आपको वो मजा और लाइफ का आनंद देती है। आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में मजा आता है, आपको क्रिएट करने में कुछ मजा आता है, आपको आर्ट में मजा आता है, आपको ये मजा आता है कि चीजें काम कैसे करती हैं। अब ये रिमोट जो है ये काम कैसे करता है, ये जो टीवी में हम आ रहे हैं इसमें टेक्नोलॉजी से ड्रिवन हो, तो आपको वो चीजें देखनी चाहिए। दैट मीन्स यू आर मोर टेक्नोलॉजी पर्सन, आईटी पर्सन, यू विल प्रोबेबली डिस्कवर थिंग्स, आप बनाएंगे, आप रिसर्च में जा सकते। सो आप अंडरस्टैंड आपने कर लिया क्या चीजें आपको बहुत अच्छी लगती हैं, किस चीज में आप कॉमन हो गई दोनों लाइनों में, और कौन से आपके स्किल्स हैं उनको आइडेंटिफाई करिए। और अब आप जब लिस्ट बनाएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत कम चीजें रह गई होंगी। अब आपको देखना है कि क्या मेरा इंटरेस्ट है, मेरी पर्सनालिटी है, मेरी एबिलिटी है। मेरा एबिलिटी मतलब मेरे अंदर वो मैं कर पाती हूँ कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, ओके, एक और एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। आप डॉक्टर तो बन गए, बट आप ये सोचते हैं कि मुझे, आप मान लीजिए मेल है या फीमेल है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, आप अपना वर्क लाइफ बैलेंस चाहते हैं। तो अगर आप सर्जन बनेंगे, गायनोकोलॉजिस्ट बनेंगे, हार्ट सर्जन बनेंगे, तो आप वर्क लाइफ बैलेंस नहीं कर पाएंगे। आपको बहुत पसंद है डॉक्टर की पोजीशन और आपको वर्क लाइफ बैलेंस भी चाहिए, तो आपको इसमें बहुत रिसर्च करनी चाहिए कि मुझे कौन सी स्पेशलाइजेशन करनी है ताकि मेरा वर्क लाइफ बैलेंस हो। बिकॉज लाइफ में याद रखिएगा, पैसा ही सब कुछ नहीं होता, बहुत और चीजें हैं जो अल्टीमेटली आपको, जब आप 30, 35, 40 पे जब खड़े होंगे तो सोचेंगे कि वो मैडम एक आई थी बहुत साल पहले, उन्होंने एक बात बताई थी, शायद मैं उस समय सुन लेता। सो हो सकता है आप तब याद करें। एनीवे, सो गोइंग टू द नेक्स्ट थिंग। अब आपके पास कॉमन आ गई 3 चीजें, व्हाट यू लव, व्हाट यू गुड एट एंड व्हाट आर योर स्किल्स। अब छोटे सारे बच्चे यहाँ पर, छोटे छोटे भाई बहन जो छोटे छोटे बैठे हैं बच्चे, you will now have to look at the possible careers in those areas। मतलब इस एरिया में जो हमारे आइडेंटिफाइड तीनों लाइन में कॉमन है, उसमें कौन कौन से करियर पॉसिबल हैं, इस पे रिसर्च करिए। और रिसर्च करिए उस करियर में कौन से ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, इस एज के बच्चों को 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 बच्चों को हमेशा ऊपर देख के रहना चाहिए, हमेशा प्रोग्रेसिव रहना चाहिए, हमेशा हार्ड वर्क करना चाहिए, बिकॉज दिस इज योर एज टू डू एंड डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। आप बहुत सारी चीजें में अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं, इसीलिए इकिगाई का पहला नाम है एक्सप्लोर, पहला स्टेप है एक्सप्लोर। एक्सप्लोर करो, आइडेंटिफाई करो मैं किस में अच्छी हूँ, मुझे क्या चाहिए, उसके लिए प्लानिंग करो और उसको अकम्प्लिश करो। ये 4 स्टेप आप किसी भी चीज में लाइफ में यूज करेंगे, आप सक्सेसफुल होंगे, ये मेरी आई थिंक गारंटी तो बड़ा वैसा वर्ड होगा, बट मेरी सजेशन है। ओके, नाउ कमिंग टू द फैक्ट, आपने वो ढूंढ लिए वो दिग्गज जो बहुत अच्छा कर रहे हैं उस फील्ड में जो आपने अपने लिए आइडेंटिफाई करें। अब क्या करना है, अब मुझे, मैं अगर 14 साल की हूँ तो मैं तो बहुत छोटा सा बच्चा हूँ, मुझे तो ये भी नहीं पता कि व्हाट आई एम केपेबल ऑफ। अब मैं उन लोगों का रोड मैप निकालूंगी,
रोड मैप का मतलब होता है वो रास्ता जो उन्होंने लिया वहां पहुंचने के लिए, ठीक है। अब मैंने वो रास्ता देखा, 10 साल में उन्होंने क्या क्या किया उस पोजीशन पे पहुंच के, मैं किसी के अंडर ऑब्जर्वरशिप करूंगी जो वो काम करते हो, इससे मुझे एक बहुत अच्छा आइडिया मिलेगा दैट द प्रीवियस वन, इससे मुझे अच्छा एक आइडिया मिलेगा कि मेरे को अगर उस रास्ते पे पहुंचना है तो व्हाट इज द पाथ आई हैव टू टेक। इज एवरीबडी क्लियर? यहाँ पे कुछ समझ आ रहा है थोड़ा सा कुछ? अगर इसमें आपको मेरी थोड़ी बात भी समझ आ रही है और आप इस रात रात को डाइनिंग टेबल पे डिनर करते हुए एक्टिविटी करते हैं तो आई थिंक आपको बहुत मजा आने वाला है। इट विल हेल्प यू टू डू अ सेल्फ डिस्कवरी, मैं कौन हूं, मेरा इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट आइडेंटिफिकेशन, नंबर 2। नंबर 3, एक रोड मैप बन जाएगा और आपको क्लियरली पता लग जाएगा कि अगर मुझे डॉक्टर बनना है तो मुझे 12 से 15 साल पढ़ना पड़ेगा, अगर मुझे प्रोफेशनल कुछ और बनना है तो मुझे ये करना पड़ेगा। एक रोड मैप क्लियर हो जाएगा, आपको ये पता लग जाएगा, क्योंकि किसी भी चीज में मीडियोकर करने का तो मतलब ही नहीं है अगर आपको उससे प्यार है, ठीक है ना। आपने पहले लिखा कि आई लव डूइंग दिस, और अगर आपको वो चीज लव है तो आपको उसमें सबसे सुपर होना है। सबसे सुपर होना है तो आपका रोड मैप को डिफाइन करना बहुत जरूरी है कि आप उसमें बिल्कुल दिग्गज बने, बिल्कुल ऊपर जाएं। ऊपर जाने का मतलब है यू लव, यू आर गुड एट इट, आप प्रूव करेंगे, आप उस एरिया में काम करेंगे, आपको एक डायरेक्शन मिलेगी एंड नेचुरली यू डू वेरी वेल इन दैट। अब मेरे पास बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि मैम हमें साइकोलॉजी पसंद है, मैम मुझे मैथ नहीं पसंद है। अब साइकोलॉजी 99% ह्यूमैनिटीज से या जो बच्चे लेते हैं उनको पसंद होती है। उसका एक कारण ये भी होता है कि साइकोलॉजी जो है ना बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, साइकोलॉजी और फिलोसफी, क्योंकि ये हम लोगों से इतना रिलेटेबल है ना, हम इससे इतना रिलेट करते हैं तो हम सोचते हैं हमें यही करियर बनाना है। साइकोलॉजी में अगर आप करियर बनाना चाहते हैं, या फिलोसफी में करियर बनाना चाहते हैं, मैथ्स में बनाना चाहते हैं, आप इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, मेरी आपसे बार बार ये रिक्वेस्ट होगी, गो डीप इनटू आप क्या चाहते हैं। अगर आपका गोल है कि मुझे तो नोबेल प्राइज चाहिए, आपका गोल है मुझे तो प्राइवेट यॉट चाहिए, आपका गोल है कि मुझे तो लोगों की सेवा करनी है, डिपेंडिंग आपका क्या गोल क्या ड्रीम है, आप अपने व्हाट यू लव व्हाट यू आर गुड एट बनाएंगे, सो यू विल नो द रोड मैप एंड द पाथ। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू, जो मैं आपको बताना चाहती थी। सेल्फ डिस्कवरी एंड इंटरेस्ट आइडेंटिफिकेशन एंड सीइंग कि मेरे लिए कैसे डायरेक्शन चूज करूं, क्योंकि ये जरूरी नहीं है आप लोग जहां पर भी हैं सारे, आपके पास बहुत अच्छे गाइडेंस काउंसलर्स हों जो आपको बैठ के ये एक्टिविटी आपके बच्चे का हाथ पकड़ के उसको डायरेक्शन दे सकें। कमिंग बैक टू जो एक पॉइंट में पहले कहना चाह रही थी, हम लोग सारे जब हम छोटे थे तो हम लोगों की सब्जेक्ट का प्यार हमारी टीचर से जुड़ा होता था। जो टीचर बहुत अच्छा पढ़ाती थी, बहुत इंटरेस्टिंग होती थी, वो सब्जेक्ट हमें बहुत प्यारा हो जाता था। और जो टीचर हमें अच्छा नहीं पढ़ाती थी, जो व्हाटएवर रीजन में भी हम उसमें नहीं जा रहे हैं, तो वो सब्जेक्ट हमारे लिए बेकार हो जाता था क्योंकि हमें समझ नहीं आता था। हेंस आप इस उससे एक बारी पेरेंट्स को मैं रिक्वेस्ट करूंगी उससे बाहर आ जाएं, देखें कि आप ये एक्टिविटी करा के बच्चे को कुछ एक्स्ट्रा हेल्प दे सकते हैं। आजकल तो ऑन द फिंगर टिप सब कुछ अवेलेबल है, यूट्यूब पे हर टॉपिक आप अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। मैं आपको ये बता सकती हूँ कि जो ज्यादातर सीआरपीएफ के बच्चों का, आई थिंक मेरे हिसाब से, जो मैंने मेरे हिसाब से कुछ भी रॉन्ग भी हो सकती हूँ, ज्यादातर सीबीएसई या स्टेट बोर्ड या ऐसे या आईसीएसई सिलेबस है या आईजीसीएसई, आईबी बोर्ड मेरे ख्याल से बहुत कम होंगे, मैं ठीक कह रही हूँ? तो मेरे ख्याल से आप अगर YouTube पे जाएंगे, कोई भी एक टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा तो आप उसको डालिए, उसको 10 बार आप वहां पढ़ सकते हैं। आप बिना इस बात के कि क्लास में मैंने हाथ रेज किया तो वो बच्चे बाकी के मेरे पे हंसेंगे, अच्छा इतना भी नहीं आता इसको, और आप सोचेंगे यार पूछ नहीं सकता ये तो मैं। आप YouTube पे जाइए, आप अपने टॉपिक पढ़िए, उसको 10 बार रिवाइंड करिए, उसके बीच में जो उसने एक वर्ड बोला है उसको भी गूगल करके देखिए इसका क्या मीनिंग है। अपना रास्ता बच्चों खुद चुनिए। ये टाइम है कि आपको किसी के ऊपर देखने की जरूरत नहीं, बहुत लर्निंग पूरे दोनों हाथ से अवेलेबल है ऑनलाइन पे। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, मैं इस पे ज्ञान देने लग गई तो बहुत लंबा चली जाऊंगी, लेट्स कीप मूविंग फॉरवर्ड। सो ये था नेक्स्ट आपका प्रोफाइल पाथवे कैसे डिफाइन करना है अपना। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट थिंग, अब मैं कहां से शुरू करूं, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दिया आपने कैसे डिफाइन करना है। अब आपने लिस्ट करनी है अपनी स्ट्रेंथ, आपने आइडेंटिफाई करना है अपना एबिलिटी, अपना एप्टीट्यूड, और आपने आगे बढ़ जाना है। अब नेक्स्ट चीज ये है, प्लीज नेक्स्ट स्लाइड, हाउ डू आई बिगिन इज द क्वेश्चन।
सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ आज। और अब मैं बात कर रही हूँ थोड़े से सीनियर बच्चों की, ठीक है, मैं आ जाती हूँ 9th 10th 11th पे। सो अब आप कहाँ खड़े हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट जो आपकी लाइफ का होता है ना, जहां से बिगिन करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेस्टिनेशन तो तभी बनती है ना। गूगल मैप में भी यही देखते हैं आप अगर गुड है कहाँ खड़े हैं, वहां से वो अपने आप लोकेशन आपकी ले लेता है और कहाँ जाना है फिर आपको रास्ता बताता है। इट इज एज सिंपल एज दैट। अगर आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं मैं बोल रही हूँ, मैं वही बोल रही हूँ जो आपको ऑलरेडी पता है, सिर्फ दोबारा दोबारा बोलने से अच्छा रहता है। क्योंकि क्या होता है हमारी लाइफ में, हम जब कोई अच्छी किताब पढ़ते हैं, हम जब कोई अच्छा प्रवचन सुनते हैं, हम जब कोई अच्छी मूवी देखते हैं, प्लीज रिमेंबर ऑल द पीपल हियर, उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर 3 से 8 दिन या 10 दिन रहता है। आपको दोबारा उसको सुनना पड़ेगा, दोबारा उस चीज में बार बार जाना पड़ेगा, क्योंकि ह्यूमन माइंड ना एक अलग तरह से बना हुआ है कि वो शैतान टाइप होता है, जितनी जल्दी याद करता है उतनी जल्दी भूल भी जाता है सारी अच्छी बातें। तो अच्छे वो चीजें पढ़ने के लिए, वो चीजें करने के लिए हमें बार बार वी हैव टू रीविजिट, कीप डूइंग द गुड थिंग्स ऑफ आवर थिंग्स दैट वी आर गुड एट, ओके, अदरवाइज आप भूल जाएंगे वो चीजें। सो आप मेरी बात को लिटरली मत लीजिएगा कि प्रवचन में चले जाएं, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल हियर। सो हैविंग सेड दैट, आपको ये डिफाइन करना है प्रोफाइल क्या होती है। प्रोफाइल होती है, सबसे पहले प्रोफाइल का एक चीज है एकेडमिक्स। एकेडमिक इज द फर्स्ट थिंग इन योर प्रोफाइल, यानी कि आपके, अब मैं हाई स्कूल के बच्चों पे आ जाती हूँ, क्योंकि दैट्स व्हाट मेरी जो स्पेशलाइजेशन है वो ये है कि मैं हाई स्कूल के बच्चों के साथ काम करती हूँ। ओके, आपके साथ अगर आपको अच्छा कॉलेज चुनना है तो आपकी एकेडमिक्स बड़े इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपके 9th में, 10th में, 11th में, 12th में मार्क्स क्या है, आपने कोई एडवांस प्लेसमेंट टेस्ट दिए हैं कि नहीं। प्लीज रिमेंबर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, जरूरी नहीं है कि अगर आपने इंडिया से बाहर जाना है तो ही आपने एडवांस प्लेसमेंट देना है। एडवांस प्लेसमेंट आप तब भी दे सकते हैं अगर आप अपने आप को इंटेलेक्चुअली चैलेंज करना चाहते हैं, अगर आपकी इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी, मतलब आपकी क्यूरियोसिटी को क्या कहेंगे, जिज्ञासा, तो आपकी उत्सुकता है अपने सब्जेक्ट को और जानने की, तो ऐसे बहुत टेस्ट हैं, ओलंपियाड्स हैं, आर्यभट्टास हैं, एके साहा हैं, एपीज हैं, गूगल स्पेस चैलेंज है, देयर आर साइंस टेस्ट, सीबीएसई के एग्जाम्स हैं, बहुत सारे लेवल ऑफ एग्जाम्स हैं जिससे आपकी जिज्ञासा, इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी आप अपनी डेमोन्स्ट्रेट दिखा सकते हैं, किसको, खुद को और दुनिया को। आप ये कहें कि मैं तो दुनिया को नहीं दिखाना चाहता, मैं खुद को चैलेंज करना चाहता हूं कि मेरे अंदर इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी है कि नहीं। एक्सीलेंट, ये बच्चा जो है इसको कहते हैं, इस बच्चे के अंदर है इंटेलेक्चुअल वाइटैलिटी। इंटेलेक्चुअल वाइटैलिटी का क्या मतलब होता है, मुझे वाइटैलिटी की हिंदी नहीं आती है बट मैं मीनिंग बता देती हूँ। इंटेलेक्चुअल वाइटैलिटी का मतलब है जॉय ऑफ लर्निंग फॉर द सेक ऑफ नॉलेज अलोन, मतलब मैं इसलिए पढ़ता हूँ, इसलिए सीखता हूँ क्योंकि मुझे उसमें मजा आता है, ना कि बिकॉज मुझे कोई प्राइज मिलेगा, कोई इनाम मिलेगा, मुझे एडमिशन मिल जाएगा, मेरे पेरेंट्स मुझ पे बैक करेंगे या मेरी टीचर मेरी वाहवाही करेगी। तो ये जो बच्चे हैं ना, ये बड़े अलग तरह के बच्चे हैं, और ये वाले जो अलग तरह के बच्चे हैं ना, ये आपको दिखाई देते हैं नोबेल प्राइज में, ये दिखाई देते हैं टॉप गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म्स पे, डिप्लोमैट्स में, और इन जगह पे जहां ये बैठकर दुनिया को चेंज, क्योंकि इनको ये करने में मजा आता है। हैविंग सेड दैट, इंटेलेक्ट, एकेडमिक्स, टेस्ट योर सेल्फ विद टेस्ट, प्रोजेक्ट और रिसर्च में बहुत काम करिए, अपने दिमाग को रोट मेथड मत बनाइए, एम्पैथी की तरफ जाइए, दैट मींस आपने सोसाइटी के बारे में भी सोचते हो या सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हो, आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में क्या सोचते हो, आप सस्टेनेबिलिटी के बारे में क्या सोचते हो, आप स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए सोचते हो, आप डॉग्स के लिए सोचते हो, आप एनवायरमेंट, ओल्ड एज पीपल, ऑर्फन, क्लाइमेटिक चेंज, किसी भी एक डायरेक्शन जिसको भी, जिससे भी वो जो आपकी व्हाट यू लव ना, रिमेंबर दैट लाइन जो हमने बनाई थी, व्हाट यू लव, व्हाट यू गुड एट, वहां पे कोई एक ऐसी चीज होगी जरूर जो आपको एम्पैथी से कनेक्ट करेगी, सोशल इंपैक्ट से कनेक्ट करती होगी, उसको प्लीज मरने मत देना, उसको रोज हिला हिलाकर उसको अलाइव रखिए और ज्वाइन करिए एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को जिसको यू कैन गिव बैक टू सोसाइटी अ लिटिल बिट। प्लीज, गिविंग बैक टू सोसाइटी का मतलब ये नहीं होता है कि नगाड़े बजा के दुनिया को बताओ मैंने आज ये किया, मैंने वो किया। इसका एक रूल होता है गिविंग बैक टू सोसाइटी का। आई डोंट नो इफ पीपल वुड एग्री विद मी और नॉट, बट मैं बता देती हूँ कि जब आप किसी के लिए कुछ अच्छा करें, जब आप किसी के लिए कुछ करें, किसी को उसके बारे में ना बताएं, और आप फिर देखिए वो आपको कैसी पावर देता है। थिंक अबाउट इट। नेक्स्ट चीज इन द प्रोफाइल इज लीडरशिप।
लीडरशिप वो होती है जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रोफाइल में, क्योंकि अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, आपके मार्क्स अच्छे हैं, आपने अच्छा कॉलेज ले लिया, लेकिन अगर आपके पास लीडरशिप नहीं है, यानी कि आपका हाथ उठा हुआ नहीं रहता, आप लोगों से बात नहीं कर सकते हैं, आप लोगों को अपने साथ लेके आगे नहीं बढ़ सकते हैं, लीडरशिप इज समथिंग दैट इज सो इंपॉर्टेंट इन यू. सो प्लीज एनहांस योर लीडरशिप एबिलिटीज. एडमिशन ऑफिसर्स बाहर की यूनिवर्सिटीज में, इंडिया में ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वहां पर टॉप यूनिवर्सिटी में आपको डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ता है, आपको दिखाना पड़ता है कि आपने क्या लीडरशिप एक्टिविटी करी है अपने स्कूल में और स्कूल के बाहर, यानी कि आपने कोई फाउंडर थे, आपने कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाई, आपने कोई बच्चों को जुड़ के कुछ काम किया, कोई प्रोजेक्ट्स बनाए, हेड गर्ल बने, डिसिप्लिन इंचार्ज, किसी स्पीकर को स्कूल में लाए, क्या किया आपने लीडरशिप डेमोन्स्ट्रेट करने में. उसके बाद आती है आपकी प्रोफाइल में समथिंग कॉल्ड एक्स्ट्रा करिकुलर. एक्स्ट्रा करिकुलर से मतलब होता है डांस, ड्रामा, म्यूजिक, थिएटर, आर्ट एंड क्राफ्ट, ये सब चीजें, एमयूएम्स, डिबेट्स, ये सारी आ जाती हैं एक्स्ट्रा करिकुलर. तो जब ये सारा कुछ मिल जाता है तो बनती है आपकी प्रोफाइल. तो कहाँ आप खड़े हो इन सब एरिया में, ये हो गई आपकी प्रोफाइल, जिसको आप सीवी भी कहते हैं. अब आपको कहाँ जाना है, मतलब आपका शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल क्या है, ठीक है, आपको कहाँ सेटल होना है, आपको किसको सपोर्ट करना है, उसके अंदर डलती हैं अदर कंस्ट्रेंट्स, अदर फैक्टर्स डलते हैं कि हमें पुणे में पढ़ना है, दिल्ली में पढ़ना है, हमें सिंगापुर में पढ़ना है, हमें यूके में पढ़ना है, हमें इटली के किसी छोटे गांव में पढ़ना है, या हमें कोई ज़ुरिक में स्पेशल सर्न के अंदर वो जो रिसर्च कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट के लिए मुझे जाना है, मुझे नासा स्पेस सेटलमेंट पे काम करना है, जो भी करना है, ये उसके बाद डिफाइन होता है कहाँ खड़े हैं, कहाँ जाना है, और बाकी क्या फैक्टर्स हैं टेबल पे. ये है बिगिनिंग पॉइंट ऑफ डिस्कशन, शॉर्टलिस्टिंग ऑफ कंट्री, कोर्स एंड कॉलेज. आई होप कुछ समझ आया होगा, अगर नहीं आया होगा तो लैंड में मैं क्वेश्चंस लूंगी, बट आई होप. बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर बाहर पढ़ने के लिए है कि आपकी स्कॉलरशिप कितनी मिलती है, आपको फाइनेंशियल एड कितनी मिलती है. इंडिया में भी कॉस्ट इस समय बहुत ज्यादा है, कॉलेजेस में बहुत एक्सपेंसिव कॉलेजेस हो गए हैं, अगर गवर्नमेंट नहीं है तो आपके लिए कॉस्ट, स्कॉलरशिप, फाइनेंशियल एड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया टू सिलेक्ट योर कंट्री, योर कोर्स, योर कॉलेज. ठीक है, आगे बढ़े. I don't know if anybody can respond here. Their mutes are not. Please move forward. Thank you. अब मैंने जो बताया था 4 स्टेप मॉडल, सो आप कैसे बनाएंगे अपना प्लान, क्योंकि मैं तो रोज नहीं हूं आपके पास, ठीक है. सो आप खुद से कैसे बनाएंगे, ऑल्दो मैं ट्राई करूंगी कि मैं आके इसको और डिटेल में आपको जैसे मौका लगे बता सकूं. फर्स्ट इज एक्सप्लोर. तो आप एक्सप्लोर करेंगे कंट्री, आप करेंगे करियर, कोर्सेज एंड कॉलेजेस. आप अपना एक रोड मैप एंड वर्क प्लान, जो मैंने पहले बताया था, रोड मैप, वो जना जो बहुत अच्छा कर रहा है उसने क्या क्या कोर्स करे, वो रोड मैप एंड वर्क प्लान डिफाइन करे डेडलाइंस के साथ, एक्सप्लोर करे ऑप्शंस और रिसर्च चालू करे. पहला स्टेप, पहला पड़ाव. सेकेंड स्टेप इज मैं आइडेंटिफाई करा 40 कॉलेजों में से मुझे 10 पसंद आए. अब मैंने देखा मेरे लिए कौन सा अच्छा है. जरूरी नहीं है, ये चीज बहुत बहुत मैं हाथ जोड़ के बोलूंगी, जरूरी नहीं है कि जो पड़ोसी के बच्चे के लिए अच्छा हो, क्योंकि उसकी माइक्रोसॉफ्ट में जॉब लग गई है, फेसबुक में लग गई है, या आर्मी में चला गया है, या वो डॉक्टर बन गया है, या वो इंजीनियर बच गया है, वो आपके बच्चे के लिए भी अच्छा हो. भगवान ने ये सारी इक्वल नहीं बनाई थी, आप प्लीज इनको इक्वल मत बनाइए. पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है. आप लोग जब अपना रूम डिजाइन करते हैं, घर डिजाइन करते हैं, आप बहुत मेहनत करते हैं, ये कमरा चाहिए, इसमें 1 साल लगेगा डिजाइन करने में, ये कलर ऐसा होगा, इसमें हमें सारी जिंदगी रहना है. क्या कभी आपने किसी का घर कॉपी पेस्ट करा है अपने घर पे, कि उसका कमरा ऐसा था, आर्किटेक्ट को बुलाया और कहा कॉपी पेस्ट, मुझे यही चाहिए? नहीं हुआ ना. तो आप करियर कैसे प्लान कॉपी पेस्ट कर लेते हैं अपने बच्चे के साथ. आप कैसे आके बच्चे को कह देते हैं कि उसने ये किया था, वो बहुत कमा रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, तू भी यही कर और खुश रहेगा. Please explore. Please identify the right fit country, course and college, and then do the application strategy, and then you will accomplish what you want. This is my request. This is my suggestion. Spend time in exploring. Spend time in finding out, as I said in earlier discussion. Moving forward. So AI के बारे में मैं बात करना चाहती हूँ. वो टॉपिक खत्म हो गया. सेल्फ डिस्कवरी, इंटरेस्ट आइडेंटिफिकेशन, सर्चिंग कंट्री, कोर्स एंड कॉलेज. एआई जो है इस समय बहुत चर्चा में है. हर कोई एआई की बात करता है. एआई क्या करेगा, एआई से जॉब चले जाएंगे, एआई से ये होगा. एआई ह्यूमन ने बनाया है.
एंड इफ यू विल गो एंड फाइंड आउट AI 3 सेक्टर्स में सबसे ज्यादा काम कर रहा है, एक हेल्थ केयर में, एक फाइनेंस में और एजुकेशन में. सो अगर आपको ये पढ़ना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे साथ आगे क्या करने वाला है, तो आई थिंक यू शुड स्पेंड सम टाइम इन डूइंग अ कोर्स ऑन AI on websites like Udemy, Coursera, and also you can also go on edX. बहुत अच्छे कोर्सेज हैं MIT के भी फ्री कोर्सवेयर में. ये 4 वेबसाइट्स पे आप जा सकते हैं, Udemy, Coursera एंड edX एंड MIT के कोर्स हैं. आपको इसमें बेसिक बिगनर लेवल AI के 4 से 6 हफ्ते के कोर्सेज मिलेंगे. आज की डेट में जो टेक्नोलॉजी जिसको नहीं पता है, जो टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट नहीं कर रहा है अपने करियर में, प्लीज पेरेंट्स एंड स्टूडेंट जो मुझे सुन पा रहे हैं, उसका बहुत मुश्किल फ्यूचर होने वाला है. सो AI is not what I'm recommending, but I recommend that you read about it. आप उसके बारे में पढ़ें, फाइंड आउट करें कि AI है क्या. मैं आपको अब कुछ फ्यूचर करियर्स दिखाने वाली हूँ, कीपिंग दिस टेक्नोलॉजी थिंग दैट आई टोल्ड यू इन माइंड. टेक्नोलॉजी के साथ ही आपकी ग्रोथ होने वाली है. मैथ बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए. AI वो बच्चे करें जो मैथ में इंपॉर्टेंट अच्छे हैं, कैलकुलस में अच्छे हैं, जिनको अलजेब्रा अच्छा लगता है, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स अच्छा लगता है. सो बेसिकली जिनको एल्गोरिथम्स लिखना, कोडिंग समझना, डिस्कवरी के ये हो रहा है तो इसके पीछे कैन आई मेक दिस हैपन, दे हैव अ क्वेश्चन मार्क ऑलवेज, और उनको एप्टीट्यूड जनरली हाई है मैथ का, उनके लिए AI के करियर में जाना बहुत अच्छा है. अब देखते हैं फ्यूचर करियर्स क्या हैं. सो न्यू एज करियर्स में आपके लिए कुछ लाई हूं. एक क्लिक और करेंगे, ऊपर आएगा कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स. सो न्यू एज करियर्स क्या हैं? दीज आर सम न्यू एज करियर्स. CRPF की फैमिलीज को मैं स्पेशली ये दिखाना चाह रही हूँ. न्यू एज करियर्स है कंप्यूटर और मैथमेटिक्स, ब्लॉकचेन डेवलपर, एस्ट्रोबायोलॉजी रिसर्चर, डेटा एनालिस्ट तो सबको ही पता है, रिमोट वर्किंग फैसिलिटेटर, जो अभी हम बैठ के काम कर रहे हैं ना, इस पे किसी ने काम किया है और उसकी प्रोफाइल यही है, रिमोट वर्किंग फैसिलिटेटर. जो रिमोट में दुनिया चल रही है, एक जना यहाँ बैठा है, दूसरा वहां बैठा है, काम भी हो रहा है, यूजर फ्रेंडली हो रहा है, हर चीज एक दूसरे को बड़ी अच्छी कम्युनिकेट हो रही है. तो प्लीज रिमेंबर, इसके पीछे बहुत सारे लोग दिन रात काम कर रहे हैं कि ये एक्सपीरियंस ऐसा बनाया जाए कि आप बिल्कुल मेरे सामने बैठे हैं. सो दैट इज कॉल्ड रिमोट वर्किंग फैसिलिटेटर्स. बिजनेस एनालिटिक्स एंड प्रिडिक्टिव मॉडलिंग. प्रिडिक्टिव मॉडलिंग मतलब जैसे बिजनेस में अगर आप प्रिडिक्टिव नहीं होंगे तो आपके गोडाउन भर जाएंगे, आपके पास बहुत सारा स्टॉक इकट्ठा हो जाएगा, आप अननेसेसरी प्रोडक्शन करेंगे और सारा असर किस पे आएगा? हमारी अर्थ पे आएगा, क्योंकि अर्थ को हमें वापस देना है कि जो हमने उनसे लिया है. अगर हम उस चीज में बारे में सोचेंगे तो दिस प्रिडिक्टिव मॉडलिंग और सस्टेनेबिलिटी बहुत अच्छा प्रोफेशन है आज की डेट में. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, ई-कॉमर्स, साइबर, बायोटेक्नोलॉजी, डेटा साइंस एनालिस्ट, पॉलिसी एनालिस्ट, स्पेस टूरिज्म स्पेशलिस्ट एंड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी. मैं कुछ और न्यू एज करियर्स भी दिखाती हूँ. नेक्स्ट प्लीज. थैंक यू. So then there is well-being coach. तो क्या होता है कि लाइफ में हम जितने कॉम्पिटिटिव बनते जाते हैं ना, उतना हम अकेले होते जाते हैं. तो हम जितने ऊपर चढ़ते जाते हैं उतना हम सोचते हैं हमारे दोस्त नहीं है, फ्रेंड्स नहीं है, क्योंकि हमने कुछ नहीं किया होता, वो हमारा हाथ छोड़ छोड़ के निकलते रहते हैं. तो हम बड़े वेलबींग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है. तो इस डायरेक्शन में काम करते हैं वेलबींग कोच. ठीक है. सो एनवायरमेंटल डेटा एनालिस्ट, UX UI डिजाइन, यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट करियर है. अगर आप लोग नेटफ्लिक्स या प्राइम देखते हैं तो आप मुझे बताएं ध्यान से कि नेटफ्लिक्स और प्राइम में से कौन सा है जिसको आप रिमोट को अच्छे से यूज कर पाते हैं और आपको एक्सपीरियंस ज्यादा आता है. ऑब्वियसली आप सब नेटफ्लिक्स कहेंगे. इससे ये आपको मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ, जो कोडिंग नेटफ्लिक्स की जिसने करी है उसका यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन, और जिसने प्राइम की करी है, या आप हॉटस्पॉट पे जाते हो या और कोई चैनल पे जाते हो, आपको समझ आ जाएगा कि इसका यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन कैसा हुआ है. किसके अंदर जो कोडर था वो बड़ा दिमाग वाला था, फिलोसोफर भी बैठा था, बिजनेस साइकोलॉजिस्ट भी बैठे थे, और उन्होंने बहुत मेहनत करके ये पूरा बनाया. सो दिस इज समथिंग. नाउ अगर आप कोई गेम खेलते हैं, उसका एक्सपीरियंस आपका बहुत अच्छा है, वहां पे यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन बैठा है. अगर आप कोई यूट्यूब चैनल खोलते हैं, उसका बहुत अच्छा आपको लगता है कि यूजर एक्सपीरियंस इज वेरी गुड, वहां भी कोई कोडर बैठा है जो उसका एक्सपीरियंस डिजाइन कर रहा है. ठीक है. सो एंड कंटेंट स्ट्रैटेजी वाला बैठा है. एथिकल टेक्नोलॉजी इज अ गुड करियर.
वर्चुअल एंड ऑगमेंटेड रियलिटी इज अ वेरी गुड करियर अगेन. इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एक नया करियर आया है. फॉरेन कंट्रीज में तो इसकी डिग्री मिल रही है. दैट इज जो वेबसाइट जो इंस्टा पे इन्फ्लुएंस करते हैं, एक करियर है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग. कंटेंट क्रिएटर, डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन. सो प्लीज आप ध्यान से सोचें मैं क्यों ये सारे करियर्स आपको बता रही हूँ. मैं ये बताना चाह रही हूँ, विदाउट टेक्नोलॉजी देयर इज नो टुमारो. You will be just sitting back and doing nothing. So जितनी जल्दी स्ट्रक्चर्ड टेक्नोलॉजी का एक्सपीरियंस अगर आप अपने बच्चों को दें उतना अच्छा रहेगा. सस्टेनेबिलिटी कंसल्टेंट, जेनेटिक काउंसलर. आप बायो में जाएंगे, टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा है. सबसे ज्यादा बायो में टेक्नोलॉजी इस समय यूज हो रही है टू क्रिएट ह्यूमंस, टू क्रिएट एवरीथिंग एल्स. जेनेटिक बायोलॉजी, माइक्रो बायोलॉजी, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी. बड़े ह्यूज करियर है. सिर्फ डॉक्टर बनना करियर नहीं है बायो में. मैं अगर टाइम हुआ, आई थिंक आई हैव टू एंड इन 5 minutes. या I have to end in 5 minutes. Is it getting boring? No. Okay. So please let me know if it gets boring. क्योंकि मैं तो बोलती चली जा सकती हूँ. तो ठीक है. कॉर्पोरेट डिप्लोमेटिक स्पेशलिस्ट, जियोपॉलिटिक एनालिस्ट. ओहो, ये तो बहुत ही बढ़िया करियर है. जियोपॉलिटिक्स, आपको पता है ना आजकल जियोपॉलिटिक्स कितना इंपॉर्टेंट है. इंडिया से लेके यूक्रेन से लेके यूएस और कनाडा के रिलेशन, ये जने सबसे ज्यादा बैठ के एनालिटिक्स करेंगे. अब जियोपॉलिटिक्स एक चीज है, जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट एक चीज है. मतलब क्या क्या आ गया, ज्योग्राफी की नॉलेज आ गई, इंटरनेशनल रिलेशंस की आ गई, पॉलिटिकल साइंस की आ गई, डेटा एनालिस्ट की आ गई, कंप्यूटर की आ गई. इसको हम कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग. आज की डेट में कोई भी सब्जेक्ट अकेला नहीं खड़ा है. आज की डेट में सब सब्जेक्ट्स इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग की तरफ हैं. नेक्स्ट, अब आप मैथ रिलेटेड करियर्स में आपको बताती हूँ. सो मैथ रिलेटेड करियर्स आर, मे बी यू क्लिक वन मोर टाइम. So math related career is data science, actuarial science. These are known careers. Pure mathematics, applied mathematics. अब CBSE में भी 2 तरह के मैथ आ गए हैं 12th में. आपको या तो आप अप्लाइड मैथमेटिक्स ले सकते हो या प्योर मैथमेटिक्स ले सकते हो. रिसर्च करिए उसके बारे में भी कि मैं किस चीज के लिए बनी हूँ. प्लीज 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 रिसर्च करिए. किसी की बात से मत जाइए. उसका घर अच्छा है, हम कॉपी पेस्ट नहीं करते. मेरी इस बात की ना गांठ बांध लो सब लोग. अगर आप अपना डिजाइन घर का कॉपी पेस्ट नहीं करते हो तो आप करियर भी कॉपी पेस्ट नहीं करोगे. आप सिर्फ सलाह पे नहीं जाओगे, आप सलाह के बाद प्लीज उसको एक्सप्लोर करेंगे, आप प्लीज रिसर्च करेंगे. मैथमेटिकल फाइनेंस, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिकल ऑप्टिमाइजेशन, कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. मैथमेटिकल फिजिसिस्ट, मैथमेटिक्स ऑफ कोर्स इज टीचिंग, कंप्यूटेशनल कॉम्बिनेशंस. और मैथ के अंदर तो ह्यूज सारे डेटा रिलेटेड, डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, ये सब मैथ रिलेटेड करियर है. लेट्स मूव फॉरवर्ड. अब मैं बायो रिलेटेड करियर इसलिए लाई थी क्योंकि मुझे ऐसा लगा ज्यादातर लोग सोचते हैं अगर बायो के बाद डॉक्टर नहीं बने तो कुछ नहीं हुआ, तो इसलिए मैं बायो रिलेटेड करियर लेके आई थी. तो मैं अपनी चॉइस से 2 3 4 5 डिफरेंट करियर्स ले आई थी आपके लिए. स्लाइड्स. रिसर्च साइंटिस्ट बनते हैं आप. अगर आप वो हैं जिनको बहुत अच्छा पसंद करना चाहिए, कुछ मुझे फाइंड आउट करना होता है. रिसर्च साइंटिस्ट, वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट, एनवायरमेंटल साइंटिस्ट, एंड आई एम टेलिंग यू ये सब बहुत अच्छे पेइंग करियर्स हैं. ऐसा नहीं है कि ये डॉक्टर ही अच्छे पैसे बनाता है, ऐसा नहीं है कुछ भी. और ऐसा जरूरी भी नहीं है कि अगर आप डॉक्टर हैं तो आप बहुत अच्छे पैसे बनाएंगे. उस बिजनेस के, उस काम के भी अलग रूल्स हैं. तो आप प्लीज केयरफुली चूज करें अपने आप को. ठीक है. जेनेटिक काउंसलर, इतनी बढ़िया ये लाइन है जिसमें आज हम ये डिफाइन कर रहे हैं कि जेनेटिकली कितनी चीजें ट्रांसमिट होती हैं और हमारे हाथ में कितना कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे डीएनए पे डिपेंड करता है ये सब कुछ. रिमेंबर मैंने आपको बताया था मेरा डीएनए, मैं स्पोर्ट्स, मैं क्रिकेट खेलना पसंद है, मैं खेलने में भी अच्छी हूँ, लेकिन मेरे डीएनए में है कि मैं खड़ी होंगी तो मुझे सिर दर्द हो जाएगा 4 घंटे बाद. सो जेनेटिक काउंसलर इज समवन वेरी इंपॉर्टेंट. साइंस राइटर, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, इकोलॉजिस्ट, बायोलॉजिकल इलस्ट्रेटर जो बायोलॉजिकल डायग्राम्स बनाता है, मेडिकल बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, न्यूट्रिशन, डायटिशियन, फार्मास्यूटिकल्स. हंड्रेड्स करियर्स हैं. ये मैं बहुत थोड़े से कुछ आपके लिए लाई हूँ. फोरेंसिक साइंटिस्ट, अनदर करियर. यस प्लीज, थैंक यू. अब मैं आपको दिखाती हूँ इंजीनियरिंग कौन कौन सी तरह की होती है. लोग सोचते हैं सिर्फ 1-2 तरह की इंजीनियरिंग होती है. तो इंजीनियरिंग की स्लाइड आप लोग अगर सब हैं तो इस पे क्लिक भी मार लें, क्योंकि इंडिया में इंजीनियरिंग एंड डॉक्टर बहुत पर्टिकुलर है, इसलिए मैं दोनों स्लाइड ले आई थी आप लोगों के लिए. आप फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग में टीच कर सकते हैं, आप सिविल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, आप बायोमेडिकल इंजीनियर बन सकते हैं, आप सिस्टम डिजाइन इंजीनियर कर सकते हैं, आर्किटेक्चरल इंजीनियर कर सकते हैं. आप प्लीज समझ लीजिए कि कुछ ऐसी डिग्रीज हैं इंडिया और वर्ल्ड में जो लाइसेंस बेस्ड डिग्री होती है.
जैसे साइकोलॉजी पढ़ना लाइसेंस बेस्ड नहीं है, थेरेपिस्ट बनना लाइसेंस बेस्ड है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इज अ लाइसेंस डिग्री, आर्किटेक्चर इज अ लाइसेंस डिग्री, डॉक्टर इज अ लाइसेंस डिग्री, लॉयर इज अ लाइसेंस डिग्री। मतलब ये नहीं कि मैं उठी और मैंने सोचा आज मैं ये करती हूँ तो मैं कर सकती हूँ, नहीं, उसमें एंट्री बैरियर है। एंट्री बैरियर मतलब आपको लाइसेंस मिलेगा तब आप वो चीज कर सकते हो, जैसे गाड़ी नहीं चला सकते आप बिना लाइसेंस के। ओके, सो केमिकल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योर, मैनेजमेंट, जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग, मैकाट्रॉनिक्स बड़ी पॉपुलर है, नैनो टेक्नोलॉजी आजकल बहुत है, सॉफ्टवेयर एंड एआई एंड डेटा एंड केमिकल, ये सब तो रेगुलर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, ये सब में मैं नहीं जा रही थी, तो ये सब इंजीनियरिंग तो है ही। इसके अलावा भी बहुत इंजीनियरिंग लाइंस हैं विच यू कैन एक्सप्लोर एंड फाइंड आउट। मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दे रही हूँ। स्पोर्ट्स, अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल में स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हैं। जो बच्चे स्पोर्ट्स में बहुत होते हैं ना, अच्छे होते हैं, उनके नॉर्मली बाकी सब्जेक्ट्स थोड़े से हल्के रह जाते हैं, क्योंकि जब आप आउटडोर्स खेलेंगे तो आपके पास बहुत ज्यादा बैठ के पढ़ने का टाइम नहीं होता है, एंड दे फील वेरी दिस थिंग कि यार मैं तो इस चीज में बहुत अच्छा था। और जरूरी तो नहीं है आप नेशनल खेलेंगे और आपके पास वो करियर पाथ होगा। सो स्पोर्ट्स हैज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन बी। You can be a sports management, sports psychology, sports technology, sports photography, sports merchandising, sports nutritionalist, fitness coach, event management, sports के, sports broadcasting, IT, IPL वगैरह ने दिखाया है हमें 2020 ने कि स्पोर्ट्स के ब्रॉडकास्टिंग का, स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट बहुत अच्छा करियर है। तो वहां पर भी वो लोग चाहिए होते हैं जो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं। स्पोर्ट्स मार्केटिंग, एनालिटिक्स स्पोर्ट्स के, अब स्पोर्ट्स एनालिटिक्स में क्या आ गया, स्पोर्ट्स आ गया, मैथ आ गया और कंप्यूटर आ गया। प्लीज रिमेंबर, स्टैंड अलोन इसमें से कोई भी करियर नहीं है, इन सब करियर्स में इंटरडिसिप्लिनरी ऑप्शंस है। प्लीज, well, that brings me to the end of the session. I'll take up questions now, and now from Ikigai, हमारी तरफ से special respect है हमारी CRPF families और हमारे martyrs families के लिए। Ikigai normally एक मैं टॉप यूनिवर्सिटीज के प्रोफाइल की तरफ काम करती हूँ, क्योंकि मुझे वो काम करने में मजा आता है। रिमेंबर मेरी वो लाइन, व्हाट आई लव आई एम गुड एट, एंड व्हाट इज द रोड मैप। तो अगर किसी और सेशन में मैं आपको अपना रोड मैप बताऊंगी, मुझे ट्रैवल करना बहुत पसंद है और मुझे एजुकेशन भी पसंद है। तो मैंने क्या किया, मैंने बहुत चालाकी से ट्रैवल और एजुकेशन को अपना करियर बना लिया। तो मैं मीट करती हूँ डीन्स को, यूनिवर्सिटीज को जाती हूँ उनसे मिलना। मैं ट्रैवल ब्लॉग नहीं लिखना चाहती थी और ना ही मैं कोई चैनल चलाना चाहती थी। सो दिस एंड आई लव एजुकेशन एंड आई लव टॉकिंग टू चिल्ड्रन एंड आई एम अ काउंसलर। सो मैं ये काम करती हूँ। सो आपके साथ आई वुड लव टू हेल्प। मैं बहुत बहुत हेल्प करना चाहूंगी आपको, जितना मैं कर सकती हूँ। सीआरपीएफ फैमिलीज, यू बिकॉज ऑब्वियसली अगर हम लाइफ में कोई भी चीज फ्री देते हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो हमने एक टोकन प्राइस रखी है जो रजिस्ट्रेशन प्राइस है। आप 5, 6, 7, 8 जितनी भी यूनिवर्सिटीज आउटसाइड इंडिया अप्लाई करना चाहते हैं, जिसका भी ड्रीम है, जिसकी हाई प्रोफाइल है, बिग ड्रीम बिग करो, प्रोफाइल बनाओ, फुल स्कॉलरशिप की तरफ जाओ, 50% स्कॉलरशिप की तरफ जाओ। आप ड्रीम और कुछ भी करो, ऑक्सफोर्ड भी करो, जो भी करो, यू कम टू मी, आई वुड लव टू हेल्प यू। 5,000 फॉर सीआरपीएफ फैमिलीज एंड दिस एक मैसेज आपको ब्रॉडकास्ट होगा जिसमें एक फॉर्म होगा। सो ऑल दोज पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड, उनको वो फॉर्म भरना जरूरी है। फिर मेरी टीम से रितेश अरोड़ा, मेरे सीनियर मैनेजर एप्लीकेशंस के, आपको कनेक्ट करेंगे, आपको नेक्स्ट स्टेप्स बनाएंगे। ठीक है, आपको कोई भी और क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आप कहेंगे कि हाँ जी आप क्या कराओगे, तो ये यही समझा देती हूँ मैं। हम शुरू से लेकर प्रोफाइल असेसमेंट से लेकर लास्ट कि आपने जाना है आपके वीजा तक आपकी हेल्प करेंगे, और आइल्स कोचिंग भी देंगे। That's all. Thank you so much for your time. I'm very honored to be here, and thank you so much everybody here. I hope आप यहाँ से 5 से 10% कुछ ले जा पाए, and I hope मैं कुछ value addition कर पाई. Thank you. Thank you, ma'am, for such a insightful lecture. Thank you very much. अब कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं श्रीमती मीनाक्षी गोयल, उपाध्यक्षा कावा से अनुरोध करती हूँ कि वे आज के इस कार्यक्रम के आयोजन तथा मुख्य वक्ता द्वारा दिए गए व्याख्यान के संदर्भ में अपने विचार हम सभी से साझा करने की कृपा करें। Question answers now. Somebody has added. और कभी क्वेश्चन आंसर नहीं करना? नहीं मैम, कर सकते हैं। वो लास्ट में एक्चुअली हम मेल के थ्रू ले लेंगे ताकि टाइम वो ना हो। नहीं, अगर पूछना है किसी ने पूछ सकते हैं। क्वेश्चन आंसर पूछेंगे, मैंने पूछा मैम के नहीं
मेल से ले लेंगे। ले सकते हैं बच्चों का, अगर कुछ पूछना है तो। अगर किसी भी क्षेत्रीय कावा में किसी भी बच्चों का पेरेंट्स का कोई क्वेश्चन है तो कृपया कर सकते हैं। आप हाथ रेज करिए। किसी भी RCW सेंटर से कोई क्वेश्चन प्लीज। हम्म। अगर अभी किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है और वो अपने घर में वार्ता के बाद भी कुछ पूछना चाहते हैं तो वो हमारी कावा की वेबसाइट पर अपना क्वेश्चन भेज दें। उसके बाद हम काउंसलर से डिस्कस करके आपको जवाब भी उसी अकॉर्डिंग दे देंगे। मैं मूव करूं। अब कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं श्रीमती मीनाक्षी गोयल उपाध्यक्षा कावा मैम से अनुरोध करती हूँ कि वे आज के इस कार्यक्रम के आयोजन तथा मुख्य वक्ता द्वारा दिए गए व्याख्यान के संदर्भ में अपने विचार हम सभी से साझा करने की कृपा करें। श्रीमती मीनाक्षी गोयल उपाध्यक्षा कावा। नमस्कार, गुड इवनिंग। आज किसी कारणवश श्रीमती रिंजन सिंह अध्यक्षा कावा हमारे बीच उपस्थित नहीं हो सकी हैं, तो हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आज के कार्यक्रम की मुख्य वक्ता मिसेस सीमा मल, फाउंडर एंड गाइडेंस कैरियर काउंसलर, ऑल जोनल हेड्स, CC मेंबर्स, वेबएक्स के माध्यम से जुड़ी सभी RCWA हेड्स, कार्यक्रम की कोऑर्डिनेटर श्रीमती मधुलिका श्रीवास्तवा, कावा परिवार के समस्त सदस्यों, अधिकारीगणों तथा बच्चों का मैं मीनाक्षी गोयल उपाध्यक्षा कावा आज के कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। आज के इस चुनौतीपूर्ण युग में अपने करियर के बारे में सही निर्णय लेना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जीवन में उज्जवल भविष्य के निर्माण हेतु कावा द्वारा करियर काउंसलिंग जैसे अर्थपूर्ण विषय को वेबिनार के लिए चुना गया है, जिस पर आज की मुख्य वक्ता मिसेस हिमा मल ने विस्तृत जानकारी प्रदान की। करियर काउंसलिंग एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो व्यक्ति की रुचियों, क्षमताओं और व्यक्तिगत लक्ष्यों को ध्यान में रखकर उनके लिए सही करियर चुनने में सहायता करता है। आज का यह लेक्चर सभी बच्चों के लिए उनके संभावनाओं के क्षेत्र में सही दिशा प्रदान करने की दृष्टि से लाभकारी सिद्ध होगा। मैं मिसेस हिमा मल आज के कार्यक्रम की कीनोट स्पीकर को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय निकालकर हम सभी को आज के विषय पर बहुत ही सटीक एवं आवश्यक जानकारी प्रदान की, जिससे बल कर्मियों के परिवारजनों एवं बच्चों को निसंदेह ही उचित मार्गदर्शन प्राप्त होगा। आप सभी ने इस कार्यक्रम में रुचि लेकर पूर्ण उत्सुकता के साथ अपनी भागीदारी दी और एक सफल वेबिनार का आयोजन किया। इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। मुझे पूर्ण आशा है कि यह परामर्शीय संवाद आप सभी के लिए उपयोगी साबित होगा। कावा द्वारा हर माह CRPF कार्मिकों के परिवारजनों के लिए अलग अलग विषयों पर लेक्चर का आयोजन किया जाता है। मुझे विश्वास है हमारी संस्था भविष्य में भी इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद महोदया। अब मैं उपाध्यक्षा कावा महोदया से अनुरोध करती हूँ कि वे आज के मुख्य वक्ता मिस हिमा मल जी को कावा का स्मृति चिन्ह भेंटकर उन्हें सम्मानित करने की कृपा करें। अब कार्यक्रम की अंतिम कड़ी में मैं धन्यवाद संबोधन आप सभी के समक्ष रखना चाहूंगी। आदरणीय श्रीमती मीनाक्षी गोयल उपाध्यक्षा कावा,
आज के कार्यक्रम की मुख्य वक्ता मिस हिमामल, फाउंडर एंड गाइडेंस कैरियर काउंसलर, कावा की सभी सम्मानित सीसी सदस्याएं, वेबिनार के माध्यम से जुड़े सभी जोनल हेड्स तथा रीजनल कावा हेड्स, कार्यक्रम की कोऑर्डिनेटर श्रीमती मधुलिका श्रीवास्तव, यहाँ उपस्थित अधिकारीगण, हमारे जीसी क्षेत्र से जुड़े हुए समस्त अधिकारीगण, समस्त कावा परिवार का मैं इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आभार व्यक्त करती हूँ। कावा द्वारा आयोजित संवाद कार्यक्रम के आयोजन का उद्देश्य महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी साझा करना, सीआरपीएफ वार्ड्स के लिए उनके भविष्य की योजनाओं हेतु उन्हें सार्थक दिशा प्रदान करना तथा विभिन्न चुनौतियों से लड़ने के लिए सक्षम बनाना है। मैं आदरणीय मिस हिमामल जी का, मुख्य वक्ता का बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगी, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकालकर आज के विषय करियर काउंसलिंग पर बहुत ही सारगर्भित एवं रोचक जानकारी हम सभी के साथ साझा की, जो निश्चित ही हम सभी के लिए लाभप्रद होगी। मुझे उम्मीद है कि आपके द्वारा दिए गए वक्तव्य, सुझाव हम सभी के जीवन के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। मैं आप सभी को पुनः अवगत कराना चाहूंगी कि आज के विषय पर दिए गए व्याख्यान से संबंध में यदि किसी भी प्रकार का प्रश्न है तो वह प्रश्न कावा की ईमेल आईडी crpfwwa@gmail.com पर भेज सकते हैं, जिससे हम उन प्रश्नों का उत्तर कीनोट स्पीकर से प्राप्त कर आपको पुनः सूचित करेंगे। अंत में मैं पुनः मिस हिमामल जी को आज के बेहतरीन संवाद हेतु मैडम की विशिष्ट मार्गदर्शन के लिए सादर आभार प्रकट करती हूँ। साथ ही समस्त सीईसी मेंबर्स, वेबिनार से जुड़ी सभी जोनल एवं रीजनल कावा हेड्स, कार्यक्रम की कोऑर्डिनेटर श्रीमती मधुलिका श्रीवास्तव, आईटी ब्रांच, एडम ब्रांच, सीआरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारीगण, कार्मिक एवं समस्त कावा परिवारजनों को इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए धन्यवाद प्रस्तुत करते हूँ। इसी के साथ यह कार्यक्रम यहाँ पर समाप्त होता है। उपस्थित सभी सम्मानित सदस्यों, हमारे विशिष्ट अतिथिगण, आपसे मेरा अनुरोध है कि हाई टी के लिए 5th फ्लोर पर आप सभी को मैं आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद।